जय गणपति। जय गणपति सर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईकास चैप्टर ग्वालियर में ज्योतिष के साथ साथ अन्य कोर्स भी चलते हैं, जैसे नाड़ी है, केपी है, नंबरोलॉजी है, हस्तरेखा है, वास्तु है और ज्योतिष विशारद के अंतर्गत मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, विवाह दाम्पत्य है, गोचर और दशा पद्धति है। ऐसे विविध हमारे यहाँ मास्टर्स कोर्स हैं जो कि आपको आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि करते हैं। क्योंकि इस समय हम शनि की होरा में प्रवेश कर चुके हैं, तो शनि ज्योतिष के माध्यम से हमें वास्तु की ओर इंडिकेट करता है। और हम वास्तु के लिए हमारा प्रेजेंटेशन केतन है कि नहीं, केतन जैन? जी सर, हूँ सर। हाँ, तो वास्तु प्रवीण के कर चुके केतन जैन अब आपके सामने अपना प्रेजेंटेशन वास्तु पर देंगे। केतन, आप अपना बोलना चालू करिए जब तक आपकी स्लाइड। जी सर। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, आप बोलिए। जी सर। सर स्लाइड्स ने। स्लाइड आएगी जब तक आप अपना नाम, परिचय, अनुभव बोलिए। जी, सभी को नमस्कार और सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। मैं केतन जैन इंदौर का निवासी हूँ। मैं वास्तु प्रवीण का छात्र हूँ। मैं आईकस से इसी साल 2024 में वास्तु प्रवीण में मैंने एडमिशन लिया था। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और आईकस के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया और मेरा पिछले 6 महीने का बहुत अच्छा अनुभव अनुभव रहा। चाहे सर का पढ़ाने का तरीका हो या कुछ भी बातों को मैं बोलूँ, तो एक मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और साथ ही साथ सा, सारी जगह पर मुझे हेल्प भी मिली है, तो इस वजह से मेरा एक 6 महीने का बहुत अच्छा हो रहा। आपकी आपकी स्लाइड आ गई है, देखिए आ रही है कि नहीं? जी सर। जी सर। ठीक है, आप अपने विषय पे आ जाए। जी, सभी को नमस्कार। मेरा वास्तु का जो टॉपिक था वो बेसमेंट और ऊपरी मंजिलों से संबंधित नियम, सीढ़ियों से नियम और जल भंडारण के नियम को लेकर था। ये मेरे स्लाइड के कंटेंट्स हैं, जिसमें मैं बेसमेंट और अपर स्टोरी की प्लानिंग और उसके वास्तु क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही मैं स्टेयरकेस जो सीढ़ियाँ रहती हैं उसकी डिज़ाइन किस तरह से की जाती है और वास्तु में उसके क्या नियमावली रहती हैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा इस प्रेजेंटेशन में। और पानी को स्टोर करना, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो या ओवरहेड वाटर टैंक हो, उसके लिए क्या नियम रहते हैं और किस दिशाओं में उन्हें रखना उचित माना जाता है वास्तु नियमावली के अनुसार, मैं उस पर डिस्कशन करूँ। गुरु जी, आगे की स्लाइड। मेरी पहली स्लाइड में मैंने बेसमेंट के बारे में जानकारी दी कि बेसमेंट जनरली हमारे लिए एक और जमीन के नीचे वाली स्टोरी को हम जो है बेसमेंट कहते हैं, जिसमें हम मिट्टी को हटाकर वहां पर बेसमेंट का निर्माण करते हैं। बेसमेंट में हम देखते हैं कि जनरली सूर्य की जो रेखाएं रहती हैं वो सूर्य की रेस माफ करूंगा, सूर्य की किरणें जो रहती हैं वो एंटर नहीं करती हैं। बेसमेंट आज की मॉडर्न एरा की बहुत जरूरत बन चुका है, क्योंकि दिन ब दिन जमीनों की कमी और जमीनों के भाव बढ़ने की वजह से और जनसंख्या बढ़ने की वजह से लोगों के रुकने के लिए, रहने के लिए जगहों की कमी की वजह से हम बेसमेंट निर्माण करते हैं। फिर भी हमने जनरली देखा है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग जहाँ पर छोटे प्लॉट्स रहते हैं वहाँ पर बेसमेंट्स बनाया नहीं जाता और बनाना उचित भी नहीं माना जाता है। बेसमेंट को जनरली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए ऑस्पिशियस या शुभ माना नहीं गया है।
बेसमेंट जनरली हमने पुराने टाइम में टेम्पल्स, मंदिरों में, किलों में और बड़े-बड़े महल और भवनों में देखा हुआ है। बेसमेंट से हम बेसमेंट जो भी रहता है, जो तलघर माना जाता है, जो ज़मीन के नीचे रहता है, उसमें जियोथर्मल एनर्जीज़ अच्छी रहती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे-जैसे अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, कोर, मेंटल। तो इस हिसाब से जैसे-जैसे हम नीचे जाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो इसलिए जियोथर्मल एनर्जीज़ यहाँ पर एक्टिवेट होती हैं। बेसमेंट्स को जनरली पुराने टाइम में, या हम अभी भी कह सकते हैं कि में ध्यान के लिए, समाधि के लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट स्लाइड। बेसमेंट का मतलब मैंने अभी डिस्कस करा था कि हम मिट्टी को हटा रहे हैं। मिट्टी को हटाने की वजह से यहाँ पे हम मिट्टी का वज़न को कम कर रहे हैं। मिट्टी के जब भी हम वज़न को कम करते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम बेसमेंट की प्लेसमेंट को कैसे रखें। हमें प्लेसमेंट को जब भी हो सके तो हमें साउथ मतलब दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व और पश्चिम दिशा से में बेसमेंट का निर्माण नहीं करना चाहिए। हमें जनरली बेसमेंट का निर्माण हमारा नॉर्थ डायरेक्शन अथवा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करना चाहिए। और इसमें भी हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान ये रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये रहती है कि मर्म बिंदु, या जिसे हम सेंसिटिव पॉइंट्स बोलते हैं, उन्हें उन्हें हमें बिना चोट पहुँचाए बेसमेंट का निर्माण करना चाहिए। और बेसमेंट का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि वो नॉर्थ डायरेक्शन से चलते हुए या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलते हुए ब्रह्म स्थान पर रुके। और ब्रह्म स्थान पे भी हमें ध्यान ये रखना है कि ब्रह्म स्थान पे भी किसी तरह का आरसीसी, या हम बोल सकते हैं जो आरसीसी स्ट्रक्चर रहता है, या कॉलम बोल दें जिसे, या वो कॉलम बोलें, उसको ब्रह्म स्थान पर नहीं आना चाहिए। बेसमेंट में आज के टाइम पे जिस हिसाब से जो भी हमारी विभिन्न सरकारी संस्था हैं जो हमें बिल्डिंग परमिशंस देती हैं, तो उसमें एक सेटबैक शब्द बोला जाता है, जो मिनिमम डिस्टेंस बोला जाता है प्रॉपर्टी लाइन से लेके रोड तक के, या जो भी पास का हमारा पेवर ब्लॉक का कर्व नियरेस्ट आ रहा है, वहां तक का जो भी डिस्टेंस रहता है, उतना सेटबैक डिस्टेंस हमें छोड़ना पड़ता है। इसलिए हमें बेसमेंट का जो भी डिजाइन रहता है उस हिसाब से ही करना रहता है कि या तो हम पूरा बेसमेंट को खोदें और जी आगे गुरु जी नेक्स्ट। ये बेसमेंट को पूरा खोदें। ये कुछ मैंने पिक्चर लगाए हुए हैं, जिसमें उत्तर-पूर्व का पीछे का पूरा हिस्सा कवर करते हुए, या उत्तर-पूर्व का हिस्सा कवर करते हुए हमने बेसमेंट के लिए प्रेफ़रेबल हमने डायरेक्शंस बताई हुई हैं, जहाँ पर हमें बेसमेंट बनाना उचित रहता है। जी, नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ विशेष बिंदु को मैं सम अप करूँगा, जिसमें बेसमेंट्स के लिए हमें, जब भी हम बेसमेंट्स को डिज़ाइन करने जाएँ या बेसमेंट पे हम अपना वास्तु विचार दें, तो सबसे पहला बात हमें ये रखनी रहती है कि बेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट प्रेफ़रेबल डायरेक्शन रहेंगी। नंबर दूसरी बात, बेसमेंट का कभी भी सोने के लिए हमें पर्पस में यूज़ नहीं किया जाता है। बेसमेंट का शेप जो भी रहेगा वो रेक्टेंगुलर रहेगा या स्क्वायर रहेगा। सर्कुलर बेसमेंट्स और इर्रेगुलर शेप्स को हमें अवॉइड करना रहता है। बेसमेंट में हमें कोई भी इक्विपमेंट्स रखने हैं, हेवी इक्विपमेंट्स रखने हैं, वो साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ही रखने हैं। और हमें जो भी हेवी इक्विपमेंट्स को है वो अवॉइड करना है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में नहीं आने चाहिए। साउथ पार्ट ऑफ द बेसमेंट को हमेशा हमें, जो दक्षिण जो भी हिस्सा रहेगा बेसमेंट का, उसको हमें स्टोरेज पर्पस के लिए उपयोग करना है। फिर इसके बाद बेसमेंट में एक सबसे बड़ी समस्या रहती है सनलाइट की और ड्रेनेज की। इसे प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है। ये वास्तु नियम के अनुसार भी, और हम एक जनरल नियम को भी समझें कि जहाँ पर भी सनलाइट का प्रॉपर आवागमन रहेगा और ड्रेनेज प्रॉपर रहेगा, तो वहाँ पर अनहाइजीनिक माहौल नहीं बनेगा और एक नीट एंड क्लीननेस रहेंगी। इसके बाद हम आते हैं तो बेसमेंट की हाइट, जनरली हमें प्रयास ये रखना चाहिए कि बेसमेंट को हमको बिल्कुल ज़मीन ज़मीन से सटा के नहीं बनाना चाहिए। उसकी हाइट को 2 से 3 फीट ऊँची रखना चाहिए, अगर हम समझें, जिससे सनलाइट आ सके। फिर उसके बाद प्लेसमेंट की हाइट जब जनरली हम प्रेफरेबली 9 फीट तक रखें, जिससे आवागमन और प्लस हमारे सनलाइट का प्रॉपर एक्सेस हो सके। लाइट कलर्स और व्हाइट कलर और क्रीम कलर हम जनरली बेसमेंट के लिए प्रेफ़र करते हैं। और बेसमेंट का एरिया को हमें क्लीन रखना है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी हमारी अट्रैक्ट हो। और बेसमेंट में हमें कोई भी अवॉइड करना है कि बेसमेंट कोई भी साउथ और साउथ वेस्ट अगर बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ बेसमेंट्स को हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट स्लाइड। बेसमेंट बेसमेंट के बाद हम आते हैं अपर स्टोरी बिल्डिंग्स के बारे में। अपर स्टोरी बिल्डिंग्स आज के टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है।
कहीं भी भवन जो निर्माण हो रहे हैं वो कम से कम ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जहाँ पे जिस हिसाब से एजेंसी द्वारा परमिशन दी जाती है उस हिसाब से उसका निर्माण करते हैं, या हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स वो बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें 10 माले, 12 माले, 15 माले तक के और भी अधिक मालों तक हम बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। इस तरह की बिल्डिंगों में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी अत्यधिक भार हो वो हमेशा भार जो है दक्षिण दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम की तरफ ही होना चाहिए। हमारा उत्तर पूर्व में भार जो है कम से कम रहना चाहिए, जिससे बेसमेंट सॉरी जिससे हमारा बिल्डिंग पे वास्तु की वजह से कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना आए। ये हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट कार्य रहता है। जी नेक्स्ट स्लाइड। मेरा अगला 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 टॉपिक जो है वो है सीढ़ियों से संबंधित विचार। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सीढ़ियों का बहुत महत्व रहता है। सीढ़ी जो रहती है जो 2 फ्लोरों को जोड़ने का काम करती है और साथ ही साथ उनमें एक आवागमन की स्थिति को बनाती है। आपने सीढ़ियों का जनरली हम देखते हैं कि सीढ़ियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे त्रिखंड, शंख, वल्ली, अर्ध गोमूत्र, जिन्हें हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं डॉगलेट, यू शेप्ड, सर्कुलर, कर्व और सेमी सर्कुलर। सीढ़ियों को जो भी है हमारे कुछ प्रेफरेबल डायरेक्शंस बताई गई हैं, कि जैसे कि कुछ सीढ़ियां हमारी साउथ ईस्ट से शुरू होकर फेसिंग ईस्ट की तरफ करें, एक साउथ वेस्ट से फेसिंग टुवर्ड वेस्ट करें, साउथ वेस्ट से फेसिंग टुवर्ड साउथ करें, और नॉर्थ वेस्ट से फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ करें। नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण जिसे कहा जाता है, हमें वहां पे सीढ़ियों को बनाने से बचना चाहिए। त्रिखंड 3 लेवल की स्टेयर्स को बताने का काम करती है, सीढ़ियों को कराती हैं। ये जनरली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लान में होती हैं। यू शेप्ड स्टेयर्स जनरली वह स्टेयर्स होती हैं जो शुरुआत में चौड़ी होते होते फिर सक्रिय होने लगती हैं, और जिनका शेप यू जैसा बन जाता है या शंख जैसा बन जाता है। सर्कुलर, जिन्हें हम सर्कुलर बोल सकते हैं कि सरकमफ्रेंस में जो घूमती हैं, और सर्कुलर स्टेयरकेस जनरली वहां प्रोवाइड की जाती है जहां पर जगह की कमी होती है। उसके बाद अर्ध अर्ध गो, गो, गोमूत्र और कर्व और सेमी सर्कुलर, ये इस तरह की सीढ़ी का निर्माण हम जनरली देख सकते हैं कि बड़ी-बड़ी जो पानी की टंकियां रहती हैं उसमें हम इस तरह की सीढ़ियों का निर्माण करते हैं, या बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स रहती हैं जैसे कि फायर एग्जिट्स हो गई बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में, वहां पे इस तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि इन सीढ़ियों में जगह कम लगती है, मगर इन सीढ़ियों में उतरने सेफ्टी की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, और ये सीढ़ियां जनरली जो रहती हैं वो 90 डिग्री के कोण पर इंक्लाइंड रहती हैं, और हमारी जो नॉर्मल सीढ़ियां रहती हैं वो 30 से 45 डिग्री के कोण पर रहती हैं, तो इसलिए उसमें आवागमन बहुत इजी तरीके से हो जाता है। और इस तरह की जो सेमी सर्कुलर और सर्कुलर सीढ़ियां रहती हैं बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं। तो हमारा हमेशा एक कार्य यह होना चाहिए कि हम या तो यू शेप्ड या डॉगलेग स्टेयर्स, या जिन्हें हम त्रिखंड या संघ मंडल कहते हैं, उन्हीं का हम निर्माण करें तो ज्यादा उचित माना जाता है, और हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियों से बनाने से वर्जित रहना चाहिए। जी नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ तरह की सीढ़ियों चित्र हैं जिसमें एक स्ट्रेट सीढ़ी होती है, जिसमें हम एक तल से दूसरे तल को एक सीधे सिंगल फ्लाइट, जिसे एक सिंगल फ्लाइट में हम जोड़ देते हैं। जिसके बाद एक आप देख रहे हैं कि हाफ फ्लाइट देख रहे हैं, जिसमें एक फ्लाइट चढ़ने के बाद एक लैंडिंग आती है, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद 2 क्वार्टर वाइंडर बोलते हैं जिसे, और एक 2 क्वार्टर वाइंडर और 2 क्वार्टर वाइंडर लैंडिंग बोलते हैं, जिसको हम जनरली बोल सकते हैं कि हम उसे त्रिखंड सॉरी माफ करिएगा, त्रिखंड शंख की कैटेगरी में लेके आएंगे। और उसके बाद डबल वाइंडर जो रहती है वो हमारी जो रहती है वो त्रिखंड की कैटेगरी में आती है। और उसके बाद हाफ लैंडिंग वाली भी दे सकते हैं, जिसमें पहले लैंडिंग आ रही है उसके बाद हम अगले फ्लाइट पर चढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारी स्पाइरल सीढ़ी और कर्व्ड सीढ़ी, जिन्हें हम सर्कुलर और सेमी सर्कुलर की कैटेगरी में लेके आते हैं। ये सीढ़ियां इस तरह से हम जनरली जगह को देखते हुए और स्थिति परिस्थिति को देखते हुए डिजाइन करते और बनाते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड। अब वास्तु वास्तु गाइडलाइंस क्या कहती हैं, हमें कोई भी स्टेयरकेस को बनाना है या हमें उसमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो बहुत जरूरी रहता है। हमारी सारी जो भी एक्सटर्नल स्टेयरकेस हैं वो साउथ ईस्ट फेसिंग ईस्ट, साउथ वेस्ट फेसिंग वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग नॉर्थ, और साउथ वेस्ट फेसिंग साउथ, इस तरह से हमें प्लान करनी है, जिससे कि
हमें इस तरह से हमें प्लान करनी है। ये जनरली सीढ़ियों के लिए एक अच्छी डायरेक्शंस बताई गई हैं, अच्छी दिशाएं बताई गई हैं। हमारी सीढ़ियां जो भी स्टेयर केस रहेंगी वो स्टार्ट कहाँ से होंगी, नॉर्थ से होंगी और गोइंग टुवर्ड्स साउथ जाएंगी और फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगी। और टर्न कैन बी मेड टू द अदर साइड इन केस ऑफ स्पेस इज शॉर्टेज। कई बार देखा जाता है कि प्लॉट छोटे होने की वजह से हमारे पास जगह, क्योंकि सीढ़ी को मोड़ने के लिए जगह कम रहती है और हाइट हमारी करीबन बिल्डिंगों की 9 से 10 फीट रहती है, तो हमें एक सीधी फ्लाइट में चढ़ाने में दिक्कत रहती है। तो इसलिए हम उसे क्या करते हैं कि टर्न अदर साइड में करते हैं। पहले एक लैंडिंग पूरी चढ़ाते हैं और उसके बाद अगली वाली सीढ़ी पे, जगह पर लैंडिंग को रोकते हुए फिर हम उसको अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो उधर आप एक अलाउंस ले सकते हैं कि आप थोड़ी सी डायरेक्शन में चेंजेस आ सकते हैं, मगर हमारी जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग हमेशा इसी तरह से होनी चाहिए। सीढ़ियों में हमें हमेशा ऑड नंबर की ही नंबर्स रखने चाहिए, जैसे 9, 11, 15 इस तरह के नंबर्स रखने चाहिए। हमें स्पाइरल, अभी हमारी जो बात हुई थी कि सर्कुलर और सेमी सर्कुलर सीढ़ियों को अवॉइड करना चाहिए। ये बैड हेल्थ भी रहती हैं और इस तरह की सीढ़ियां जो रहती हैं कि तरह तरह की दुर्घटनाओं का भी कारक बन सकती हैं। इसलिए हमें इन सीढ़ियों से बचना चाहिए। रूम में सीढ़ियां, रूम जो भी रहेंगी स्टेयर केस में रहेंगी, वो साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द बेसमेंट इज नॉट ऑस्पिशियस। हमें बेसमेंट में कभी सीढ़ियों का निर्माण करना है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो सीढ़ियां नहीं जानी चाहिए। वहां पे वहां से हमें उस सीढ़ियों के लिए बचना चाहिए। और आखिरी हमारा जो पॉइंट है कि डोर एट द एंड एंड द बिगिनिंग ऑफ द स्टेयरकेस टू बी क्रिएट सीमलेस फ्लो ऑफ द एनर्जी। तो हमें बिल्कुल दरवाजे खोलते से सीढ़ी नहीं दिख जानी चाहिए, ना स्टार्टिंग में ना बिगिनिंग में। तो जिससे क्या होता है कि सीढ़ियां एक अवरोध का काम करती हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी को रोकने का काम करती हैं। इस वजह से इनको हमें रोकना चाहिए और इस तरह के निर्माण से हमें बचना चाहिए। जी, नेक्स्ट स्लाइड। अंडरग्राउंड ओवरहेड वाटर टैंक की प्लेसमेंट हमें किस तरह से रखनी है और वास्तु की इम्पोर्टेंस क्या है उनकी डिजाइन के लिए। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइफ के लिए, जो कि हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहता है। पानी के बिना हम कोई भी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। आज के मॉडर्न एरा में ले लीजिए या हम हम लेट लेट अर्ली एरास में भी चले जाएं, तो वहां पे भी पानी का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। वाटर वास्तुशास्त्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पंच तत्व में ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। अगर हम बात करें अंडरग्राउंड टैंक की, अंडरग्राउंड टैंक जनरली हमने देखा है कि फिजिबल वहां पर होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में प्रिफर करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम मिट्टी को हटा रहे हैं। मिट्टी को हटाने की वजह से यहाँ पे हम वजन को हल्का कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कभी भी पानी के टैंक का हम अगर निर्माण करते हैं तो ये हमारे धन धान्य और सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नॉर्थ अथवा नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा कोण माना जाता है, जहाँ पर हम अपने वाटर टैंक का, अंडरग्राउंड वाटर टैंक का, पानी के टैंक का हम निर्माण करते हैं। हमें जनरली साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इन डायरेक्शन या साउथ ईस्ट में हमें जनरली बचना चाहिए पानी के निर्माण करने से और किसी भी तरह के पानी के स्रोत से, क्योंकि साउथ ईस्ट को हम बोले तो वो अग्नि को बताता है। अग्नि और पानी के बीच में संबंध अच्छा नहीं माना जाता है, इस वजह से हमें इन चीजों से बचना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। जी, आखिरी वाली से गुरु जी, गुरु जी नेक्स्ट स्लाइड जी। अब मैं आता हूँ ओवरहेड टैंक पे। ओवरहेड टैंक हम जनरली या तो ईंटों से या कंक्रीट की मदद से बनाते हैं। हम उस जगह पे भार रख रहे हैं। भार एक तो उस ईंट की दीवार का अथवा कंक्रीट की दीवार का, नंबर दूसरा पानी का। तो जहां पर जब भार आता है तो वास्तु का सिंपल सिद्धांत ये कहता है कि भार वाली चीजों को हमें साउथ अथवा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, इन डायरेक्शनों में ही रखना हमारे लिए प्रेफरेबल माना जाता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानने बात ये रहती है कि या तो हम पानी के ओवरहेड टैंक को साउथ साउथ वेस्ट अथवा वेस्ट, जो ऑस्पिशियस डायरेक्शन बताई जाती है, जो वरुण को बिलोंग करती है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि हम ओवरहेड टैंक को उसी डायरेक्शन में हम अपना प्लेसमेंट दें। अन्यथा हमें उस जगह से अवॉइडेड रहना चाहिए। हमें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इन डायरेक्शनों पे हमारे ओवरहेड टैंक्स को नहीं रखना चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि ये फिगर में हमें ये बता रहा है कि हमने एक, है ना, एक डायरेक्शन का हमने एक डायरेक्शन सिस्टम बताया, जहाँ पे हमने ये बताया कि नॉर्थ ईस्ट ये प्रेफरेबल डायरेक्शन बताई है अंडरग्राउंड टैंक के लिए, और
साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जो कोण है उसे हमने एक बताया, ये ओवरहेड टैंक के लिए बहुत अच्छी प्रेफरेबल डायरेक्शन बताई है। इसी बात को लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी गुरुजनों को और सभी मेरे सहपाठियों को मुझे सुनने के लिए